हेलो स्टूडेंट्स, क्वांटम की आज की क्लास में हम देखेंगे बोर थ्योरी। बोर मॉडल बोर मॉडल से पहले अगर हम बात करें तो रदरफोर्ड वो पहला व्यक्ति था जिसने ये बताया कि एक सॉलिड न्यूक्लियस है, डेंस न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। उसकी बात ठीक भी थी, बट वो ये प्रूव नहीं कर पाया कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कब तक चक्कर लगाएगा। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस मोमेंट में कुछ एनर्जी लॉस होगा। जब एनर्जी लॉस होगा तो क्या होगा, एक समय बाद ये पार्टिकल अपनी एनर्जी लूज़ करेगा और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रभावी हो जाएंगे और ये न्यूक्लियस में चला जाएगा। तो मॉडल रदरफोर्ड ने जो दिया कि न्यूक्लियस से सराउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो वृत्ताकार कक्षाओं में घूम रहे हैं, बट वो ये नहीं बता पाए कि उसकी एनर्जी कंजर्व्ड कैसे है और वो उन कक्षाओं को छोड़ते क्यों नहीं है, उनमें एनर्जी का लॉस क्यों नहीं होता है। रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसको हम यूँ समझें, या बोहर का जो मॉडल है उस पर भी यही बात लागू होती है कि आप किसी सेंटर पे खड़े हैं और आप किसी चीज़ को धागे से बांधी, मान लो एक कंकर आपने धागे से बांधा और आप उसे रोटेट कर रहे हैं, तो उस कंकर की टेंडेंसी है कि वो एक सर्कुलर मोशन में चारों तरफ आपके मूव करेगा। ये आप जब उसकी स्पीड बढ़ाएंगे और अगर धागा कमज़ोर है तो ये टूटेगा और ये पार्टिकल बाहर की तरफ जाएगा। दैट मीन्स कि कोई भी सर्कुलर मोशन में कोई भी स्पीडली कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी टेंडेंसी बाहर जाने की ओर है। तो उसकी जो स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटी है, उसे बाहर ले जाना चाहती है और जो ये धागा है वो उसे रोके हुए जो उसे बांधे रखता है इस सेंटर से। सिमिलर पोजीशन हमारे एटम की है जो बोर ने बताई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है, जो गति है, जिसे हम जो फोर्स लग रहा है उसे हम कह सकते हैं कि ये इसे बाहर ले जाना चाह रहा है। तो ये लग रहा है इस पे फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक फोर्स है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो उसे लेके आना चाह रहा है अंदर की ओर। उसको कह सकते हो आप कोलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जेड ई न्यूक्लियस का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये जो दो फोर्स हैं ये बैलेंस्ड है और वो ऐसे बैलेंस्ड हैं कि ये दोनों सदैव बराबर रहते हैं। जब ये बराबर रहेंगे तो ये इसी कक्षा में चक्कर काटता रहेगा। रदरफोर्ड ये बात नहीं बता पाए। रदरफोर्ड के साथ समस्या ये भी थी कि जब कोई चीज़ पार्टिकल मोशन में है तो उसकी एनर्जी का लॉस होगा। एनर्जी का लॉस होगा तो ये जो स्पीड है उसकी वो कम होगी तो ये फैक्टर बड़ा होगा। ये फैक्टर बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन एक दिन न्यूक्लियस में चला जाएगा। बीटा पार्टिकल के पार्टिकल न्यूक्लियर फिजिक्स में हम पढ़ते हैं। तो ये न्यूक्लियस में चला गया तो हमारा जो एटॉमिक मॉडल है जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों रहता है। तो बोर ने सबसे पहली बात बताई, जो फर्स्ट थिंग बताई कि सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्सेज आर बैलेंस्ड और ड्यू टू दिस बैलेंस स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगाता है। अब उसकी एनर्जी लॉस क्यों नहीं होती। तो सेकंड स्टेटमेंट बोर ने ये दिया कि ये जिस कक्षा में चक्कर लगाता है वो कक्षा निश्चित है, क्वांटाइज्ड है और उसमें उसका कोणीय संवेग हमने देखा है mv, और कोणीय संवेग होता है mv इंटू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर r। कोई वृत्ताकार कक्षा में या कोणीय गति करता है कोई पार्टिकल तो उसका जो संवेग है वो कोणीय संवेग mvr, ये nh/2π, जहाँ n एक पूर्णांक है। मतलब h/2π के पूर्ण गुणज में तो पहला ये हो गया, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो जो पार्टिकल है वो निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाएगा। ये बात कहता है बोहर का मॉडल। कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। अगर किसी पार्टिकल का कोणीय संवेग संरक्षित है तो वृत्ताकार कक्षा में गति करने के दौरान वो किसी तरह की ऊर्जा का हाश्र नहीं करेगा। जब वो ऊर्जा का हाश्र नहीं करेगा तो उसकी जो
गति है, गतिज ऊर्जा, वो मेंटेन रहेगी। वो मेंटेन रहेगी तो वो उसके सेंट्रीपिटल फोर्स से, अभिकेंद्रीय बल से संतुलित रहेगी। वो संतुलित रहेगी तो वो कक्षा में बना रहेगा। तो एक क्वेश्चन ये राइज हुआ कि फिर तो बोहर का जो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में सेटल हो गया वो सदा वहीं रहेगा, न तो कभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, न कोई आयन बनेंगे। जब आयन नहीं बनेंगे तो इंट्रैक्शंस नहीं होंगे, आयनिक बॉन्ड नहीं बनेंगे, बहुत सारे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर या बहुत सारी केमिस्ट्री गायब हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। बोर ये कहता है कि एक कक्षा से दूसरी कक्षा के बीच में एक क्वांटाइज डिफरेंस है, इनके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस के बराबर अगर एनर्जी दे दी जाए, मान लो ये E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, दैट मीन्स E2 माइनस E1 जो है दैट विल बी इक्वल टू सम पर्टिकुलर एनर्जी। इन दोनों के बीच का एक पर्टिकुलर डिफरेंस है जो क्वांटाइज डिफरेंस है, और उस क्वांटाइज डिफरेंस के इक्विवेलेंट अगर उसको क्वांटा या फोटोन दे दिया जाए तो वो अपनी सेल से दूसरी सेल में जंप कर जाएगा, और ऐसे ही आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा अगर उसको एक स्पेसिफिक एनर्जी मिले। तो बोहर ने ये 3 कॉन्सेप्ट दिए, और इस 3 कॉन्सेप्ट से सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हुआ। तो नील्स बोर जो है उनका ये बड़ा योगदान है। तो अपन इन 3 कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर एटॉमिक जो मॉडल है, उसकी एनर्जी, उसके इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, उसकी रेडियस, उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इन तीनों के बिहाफ पे सबसे पहले हम बोहर मॉडल की रेडियस कैलकुलेट करते हैं, रेडियाई कैलकुलेट करते हैं। तो आप ये देखें, फर्स्ट जो पोस्टुलेट है बोहर का, फर्स्ट पोस्टुलेट बोहर का, आप इसको लें और सेकंड पोस्टुलेट को लें। तो फ्रॉम ये सेकंड, दिस वन इज़ फर्स्ट एंड दिस वन इज़ थर्ड पोस्टुलेट, ठीक है, ओके। फ्रॉम फर्स्ट पोस्टुलेट एंड सेकंड पोस्टुलेट, फ्रॉम सेकंड पोस्टुलेट m v इक्वल्स टू n h अपॉन 2 पाई mr, स्क्वायर ऑफ इट इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इन फर्स्ट, तो क्या आएगा इन दोनों से क्या आएगा, m अपॉन r मल्टीप्लाइड विथ n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल्स टू z e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो क्या है, ये जो न्यूक्लियस है, इससे इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है जिस पे वो ट्रेवल कर रहा है वो r, वो रेडियस हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये r स्क्वायर कैंसिल, यहाँ r बचता है, r उधर ले जाएं, तो r इक्वल्स टू हो गया ये स्क्वायर, ये m, इसको ईजी करें थोड़ा, h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर, यहाँ से बचा n स्क्वायर और इधर से आया z, दिस इज r, ओके, दिस इज r। रेडियस ऑफ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ r इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन z, दिस इज बोर्स रेडियस। नाउ h प्लैंक कांस्टेंट, h 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ओके। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम। नाउ e 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, पाई 3.144 कांस्टेंट। तो ये पूरी राशि जो है, दिस होल क्वांटिटी इज कांस्टेंट। इन कांस्टेंट की जब हम वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू आएगी 0.529 इंटू 10 पावर माइनस 10 n स्क्वायर बाई z मीटर। और हम जानते हैं 10 पावर माइनस 10 मीटर का मीनिंग होता है एंगस्ट्रम, तो हम ये लिख सकते हैं 529 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रम।
सो दिस इज रेडियस। नाउ आप अगर हाइड्रोजन की रेडियस निकालें तो z इक्वल्स टू 1, अगर हीलियम की निकाल रहे हैं तो z इक्वल्स टू 2, लिथियम 3, एंड कौन सी सेल की कौन सी कक्षा की आप रेडियस निकाल रहे हैं, फर्स्ट की निकाल रहे हैं तो 1 आ जाएगा, सेकंड की निकाल रहे हैं तो यू कैन कैलकुलेट द जनरलाइज रेडियस ऑफ एनी nuclei having n number of electrons in nth cell with atomic number z। तो z परमाणु क्रमांक वाले किसी परमाणु के नाभिक से उसके इलेक्ट्रॉन की दूरी nवीं कक्षा में आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नाउ द सेकंड थिंग इज़ कि उस सेल में वो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है। सो वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी ऑल्सो। We can calculate velocity also. So from second v equals to nh upon 2 pi 1 upon mr। r की वैल्यू हमारे पास है अभी, we can put this nh upon 2 pi 1 by m into, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर जेड बाई एन स्क्वायर। तो 1n कैंसिल, 4 पाई स्क्वायर 2 पाई बच जाएगा, m से m कैंसिल। नाउ this is 2 pi h e square, सॉरी ये h, ये एक h कैंसिल। नाउ 2 pi e square अपॉन h z by n। दिस इज velocity of electron moving in n cell having z atomic number। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। वही इन कांस्टेंट्स की आप वैल्यू रखें तो आपके पास एक जनरलाइज वेलोसिटी आ जाएगी, दैट इज 2.18 इंटू 10⁸ z by n सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जिस कक्षा में है उस कक्षा की ऊर्जा कितनी है, एनर्जी कितनी है। तो वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द एनर्जी, उसकी ऊर्जा की जो टर्म है उसे भी हम बोहर के अभिग्रतों से उसके पोस्टुलेट से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास R आ गया है, हमारे पास V आ गया है, तो पुट देम असाइड। रेडियस है हमारे पास। नाउ वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। नाउ एनर्जी। सो अगर हम एनर्जी की बात करें तो किसी भी सिस्टम की, किसी भी पार्टिकल की टोटल एनर्जी, उसकी स्टैटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी वी नो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इन एन सेल क्या होगी, ½ mv²। ओके, तो mv² इक्वल्स टू z²/r। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ze² अपॉन r, और ये 2 एंड 2r। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो न्यूक्लियस कितना पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन पे। भाई नाभिक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, एक फील्ड फील करता है, एक वोल्टेज फील करता है न्यूक्लियस के चार्ज की वजह से।
कितना फील करता है, कितनी दूरी है, r दूरी है, न्यूक्लियस का चार्ज कितना है, Ze, तो वोल्टेज जो फील करता है V, दैट इज Ze अपॉन R, एंड वोल्टेज इनटू इलेक्ट्रॉन दैट इज एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी EV, तो E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज माइनस, सो इनटू माइनस E, सो दिस इज Ze स्क्वायर अपॉन R नेगेटिव. This is potential energy, this is kinetic energy, total energy, sum of both these two minus Ze square upon 2R minus Ze square by R, तो क्या आएगा, हाफ Ze square by R बट माइनस का, बिकॉज ऑफ ये राशि बड़ी है, ये हाफ है इसकी, तो नेगेटिव. R की वैल्यू हमारे पास है, पुट द वैल्यू ऑफ R एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी इन n सेल. nवीं कक्षा की जो कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा हम आराम से निकाल सकते हैं. सो E इक्वल्स टू माइनस हाफ Ze स्क्वायर, ये वैल्यू रखें हम, तो वैल्यू आएगी 4 पाई स्क्वायर m E स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर Z अपॉन N स्क्वायर. ओके, नाउ E स्क्वायर E रेज़ टू पावर 4 Z स्क्वायर हो जाएगा, हाफ 2 बचा, 2 पाई स्क्वायर m E रेज़ टू पावर 4 अपॉन H स्क्वायर Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, एंड वैल्यू विल बी नेगेटिव. ये होगा ऋणात्मक चिन्ह, नेगेटिव साइड. अगेन M E H की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, तो वी विल गेट माइनस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट, एनर्जी इन इलेक्ट्रोवोल्ट. किसकी, nth सेल की एनर्जी. किसकी वेलोसिटी, nth सेल की वेलोसिटी. किसकी रेडियस, nth सेल की रेडियस. किस एटम की है वो Z डिफाइन करेगा. तो आप ये देखें कि जैसे जैसे n का मान, कक्षा का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे रेडियस बढ़ेगी, लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस घटेगी. क्यों, न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, जो कक्षा है वो छोटी हो जाएगी. जैसे जैसे आपका Z बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, उसको बराबर करने के लिए पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अर्थात उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी. और जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, क्योंकि R डिनोमिनेटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो उसकी वेलोसिटी रिड्यूस होगी, इसलिए n बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी घटती है. सिमिलरली एनर्जी की बात करें तो जितना कोश न्यूक्लियस के पास होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी, जितना न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी एनर्जी कम होती जाएगी, नेगेटिव वैल्यू. बट कोई अगर आपसे ये पूछे कि हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा कितनी हो सकती है, 0. ये नेगेटिव साइन है. n इक्वल्स टू इन्फिनिटी करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 0. क्यों, क्योंकि ऋणात्मक मान बढ़ेगा. मान लो n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2 करोगे तो डिवाइडेड बाई 4, तो 3.6 आई. फिर n इक्वल्स टू 3 करोगे डिवाइडेड बाई 9, 1 पॉइंट समथिंग आएगा. सो ये वैल्यू नेगेटिव है. नेगेटिव से मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, 0 तक. 0 से अधिक इसकी वैल्यू नहीं हो सकती. Z बढ़ने के साथ साथ इसका ऋणात्मक मान बढ़ेगा. अगर Z 2 है तो Z स्क्वायर 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ 13.6, दैट विल बी 58.4 समथिंग फॉर फर्स्ट सेल ऑफ हीलियम. बढ़ता जाएगा तो Z का मान बढ़ने के साथ इसकी नेगेटिव वैल्यू, मतलब ऊर्जा के मान में कमी आ रही है, आकर्षण जो है वो बढ़ रहा है. और अधिकतम ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाए तो अधिकतम ऊर्जा इलेक्ट्रॉन दैट विल बी 0 ऑलवेज. तो दिस इज ऑल अबाउट रेडियस, सेकेंड वेलोसिटी, एंड थर्ड वन इज एनर्जी. अब जो अगली बात है एक सेल से दूसरी सेल में, जो थर्ड पोस्टुलेट है, ये हमें देता है स्पेक्ट्रम. हमने नाम सुना है स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो जो स्पेक्ट्रम है
उसकी जानकारी हमें मिलती है इस थर्ड पोस्टुलेट बोहर की। जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाता है तो अगर वो इलेक्ट्रॉन लोअर सेल से n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, 1 से 2 में जा रहा है तो उसे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है। आप बाहर से कुछ एनर्जी ऐड करोगे तो आपको, जैसे हाइड्रोजन की बात करूँ तो 13.6 एंड दिस इज़ 3.6 माइनस, तो आपको ये 10 के इक्विवेलेंट आपको इसको एनर्जी पुट करनी पड़ेगी, इसमें आपको एनर्जी डालनी पड़ेगी, तो आपको एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी। और अगर ये 2 से 1 में आता है तो इतनी अमाउंट में एनर्जी नेगेटिव मतलब रिलीज़ करेगा सिस्टम, तो एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो डेल्टा ई क्या है? एक सेल से दूसरी सेल में जो जाना है इलेक्ट्रॉन का वो क्या है? दैट इज़ एच न्यू। और ई हम करें E2 माइनस E1, तो 2 माइनस 1 अगर हम करें, सेल का नंबर अगर हम चेंज करें तो फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा, ये कॉमन पार्ट तो कॉमन ही रहेगा, 2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 डिवाइडेड बाई h स्क्वायर। नाउ यू कैन से 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। देखिए यहाँ साइन माइनस का है, फॉर्मूला वैसे तो होगा n2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर, बट बाहर माइनस है उसको अंदर लेंगे तो फॉर्मूला ये इस तरह का, दिस विल बी दैट इज़ डेल्टा ई दैट इज़ इक्वल्स टू एच न्यू। आप यहाँ से इसका लेमडा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से आप इसका लेमडा भी, क्यों? क्योंकि एच सी से आप इसको डिवाइड कर दें, एच सी बाई लेमडा, न्यू की जगह एच सी बाई लेमडा लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन लेमडा इक्वल्स टू हो गया 2 पाई स्क्वायर m e रेज़ टू पावर 4 अपॉन h क्यूब c, and this is nothing but Rydberg's constant, and this will be n1 square minus n2 square, और ये होता है RH से रिप्रेजेंट करते हैं। देन 1 अपॉन लेमडा इक्वल्स टू RH इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू होती है RH की, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, 2 कॉन्स्टेंट, पाई कॉन्स्टेंट, m कॉन्स्टेंट, e कॉन्स्टेंट, h कॉन्स्टेंट एंड c कॉन्स्टेंट। तो c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट और फोटोन। सो दिस इज़ 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स, ओके, बिकॉज ऑफ ये लेमडा की फॉर्म में है तो सेंटीमीटर इनवर्स n एक नंबर है। तो यू कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन और फोटोन दैट विल बी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव्स फ्रॉम E1 टू E2 और E2 टू E1। अगर कोई इलेक्ट्रॉन E1 से E2 में जाता है या E2 से E1 में आता है तो किस लेमडा के प्रकाश का वो अवशोषण करेगा या उत्सर्जन करेगा, वो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ जनरलाइज पिक्चर ऑफ बोर मॉडल। ओके, कल की या जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम देखेंगे डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। थैंक यू।